आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रैक्टिस सेट में। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सिद्ध साहित्य से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा आने वाली परीक्षा के लिए, यानी टीजीटी पीजीटी का जो पेपर होने वाला है मई में, तो उस परीक्षा में जो है बहुत आप लोगों को जो है हेल्प मिलेगा इस प्रैक्टिस सेट से। बिल्कुल बुक से ही जो मैंने सभी प्रश्नों को बनाया है, तो आप लोग पूरे इस प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करेंगे और क्लास को ज़रूर आप लोग लाइक कर देंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। चंदन वाला रास आशु कवि का है, रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी, स्थूलभद्र रास जिनदत्त सूरी, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदारनाथ। राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थूलभद्र रास। स्थूलभद्र रास का रास जो है जिनदत्त सूरी का नहीं है, तो किसका है? जिनधर्म सूरी का। जिनधर्म सूरी का जो है ये रचना है। नाम में जो है ज़रा सा जो यहाँ पे डिफरेंस है, जिनदत्त सूरी और जिनधर्म सूरी। हाँ, तो इन नामों में जो है कन्फ्यूज़न ना हो, आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। स्थूलभद्र रास किसकी रचना है? तो जिनधर्म सूरी की है। बाकी सभी रचनाएं जो हैं सुमेलित हैं। नहीं पूछा गया था तो उसके हिसाब से राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अपभ्रंश साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन माने जाते हैं? मुनीराम सिंह, जोइंदू, सुमतिगढ़ या रोड़ा कवि। अपभ्रंश साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन माने जाते हैं? मुनीराम सिंह माने जाते हैं। अपभ्रंश साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन माने जाते हैं? तो मुनीराम सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश से प्रभावित नहीं है? आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है अपभ्रंश से प्रभावित नहीं है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? परमाल रासो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश से प्रभावित कितनी रचनाएं मानी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश से प्रभावित कितनी रचनाएं मानी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 रचनाएं। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल के अंतर्गत कितने कवियों को स्थान दिया है? मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद, जो इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद, इसमें जो है प्रथम संस्करण में आरंभिक काल के अंतर्गत कितने कवियों को स्थान दिया है मिश्र बंधुओं ने? 20 कवियों को, 22, 19 या 17। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ किस कवि से माना जाता है? अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ किस कवि से माना जाता है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? जोइंदू कवि से। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, और ये 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया था। चलिए आगे देखते हैं, परमात्मा प्रकाश और योगसार किसकी रचना है? परमात्मा प्रकाश और योगसार किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा जोइंदू की। ये दोनों रचनाएं जो है जोइंदू की है। नेक्स्ट देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया है? 10, 12, 14 या 11? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 रचनाओं को, है ना। 4 अपभ्रंश से प्रभावित और 8 जो है अपभ्रंश से प्रभावित नहीं है वो रचना है ना। 8, 4, 12, तो यहाँ पे कुल पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन और किस नाम से प्रसिद्ध है? शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो हेमचंद्र की है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसका दूसरा भी नाम है, आप लोगों को बताना है इनमें से राइट आंसर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्ध हेम। अगला प्रश्न है, द्वाश्रय काव्य किसकी रचना है? द्वाश्रय काव्य किसकी रचना है? सोमप्रभु सूरी, मेरुतुंग, हेमचंद, जज्जल कवि? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वाश्रय काव्य जो है हेमचंद की रचना है। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरुतुंग की रचना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, लक्ष्मीधर की रचना प्राकृत पैंगलम के लिए सत्य कथन बताइए। लक्ष्मीधर की रचना प्राकृत पैंगलम के लिए सत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए है, प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश दोनों की विवेचना की गई है। यहाँ पे दोनों होगा, दोनों की विवेचना की गई है। ऑप्शन बी है, प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन सी है, प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। ऑप्शन डी है, सभी कथन सत्य हैं। राइट आंसर क्या है? अगर इन प्रश्नों में से आप लोगों का एक भी प्रश्न गलत नहीं हो रहा है तो आप लोग समझिए कि सिद्ध साहित्य जो है आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये टॉपिक पढ़ा है ना। पहले बुक से आप लोग जो भी सिलेबस में आप सबसे पहले आप लोग सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या पढ़ना है, व्याकरण में क्या पढ़ना है, संस्कृत साहित्य में क्या पढ़ना है ना। उसको अच्छे से देखिए, पहले बुक से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। वन लाइनर भी आप लोग खुद जब पढ़ते हैं ना तो वन लाइनर आप खुद से जो है एक रफ कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और उसको जो है अपने माइंड में जो भी आपको याद है, जो भी आपने पढ़ा है, गलत हो या सही हो, उसको लिखिए, फिर उसको एक बार देखिए कि हाँ क्या मैंने सही लिखा है, फिर उसको रिवाइज़ करिए। क्योंकि याद करना जो है इतना आसान नहीं है। याद तो हो जाता है जब हम पढ़ते हैं, लेकिन भूल भी जाता है बहुत जल्दी। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं, ठीक ना। तो प्राकृत पैंगलम जो रचना है वो किसका है? तो लक्ष्मीधर का है। और ये इसमें देखेंगे कि प्राकृत पैंगलम में जो है प्राकृत और अपभ्रंश दोनों की जो है विवेचना की गई है और इसको जो है प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है और इसकी टीका जो है वंशीधर ने लिखा था। आगे देखेंगे, हमीर शब्द अमीर के विकृत रूप है जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 13 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ये जो है कथन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सारंगधर कुंडलियां छंद के प्रथम प्रयोक्ता उक्त कथन किसका है? सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 14 ये जो कथन है ये बच्चन सिंह का है, बच्चन सिंह। चलिए आगे बढ़ेंगे,
अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनमें से हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? बहुत आसान प्रश्न है, सरहपा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरहपा। अगला प्रश्न है, सरोज व्रज, राहुल भद्र आदि नामों से कौन जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का ए। सरहपा को जो है सरोज व्रज, राहुल भद्र नामों से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, श्री पर्वत की शाखा का केंद्र था। श्री पर्वत की शाखा का केंद्र इनमें से कौन था? ब्रजयान, सहजयान, हीनयान या इनमें से कोई नहीं? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रजयान। श्री पर्वत के शाखा इनमें से कौन था? तो ब्रजयान था, है ना। चलिए आगे देखेंगे, सहजयानियों की भाषा का क्या नाम था? सहजयानियों की क्या भाषा थी? संध्या, संध्या, जनभाषा, लोक भाषा। तो संध्या भाषा थी, ठीक, संध्या भाषा। कहीं कहीं पे आपको संध्या भी दिखेगा। अगर संध्या और संध्या दोनों दिया हो तो आप लोग संध्या को ही 100% टिक करेंगे, है ना। अगर संध्या न दिया हो, संध्या दिया हो, तो संध्या भाषा आपका सही होगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे दोनों दिया है तो राइट आंसर ये संध्या भाषा होगा। अगला प्रश्न है, 84 सिद्धों के नाम किस ग्रंथ में मिलते हैं? 84 सिद्धों के नाम किस ग्रंथ में मिलते हैं, बताइए। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? वर्ण रत्नाकर में। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट कर दिया करिए आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, बौद्ध ज्ञान व दोहा ग्रंथ का संपादन किसने किया था? बौद्ध ज्ञान व दोहा का संपादन किसने किया था? ज्योतिश्वर ठाकुर, राहुल सांस्कृत्यायन, सरहपा, हरप्रसाद शास्त्री। राइट आंसर क्या होगा? हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। बौद्ध ज्ञान और दोहा का संपादन जो है हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? कमेंट नहीं किया आप लोगों ने। ज्योतिश्वर ठाकुर की, है ना। जानते रहिए ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है ये वर्ण रत्नाकर। और समय पूछा जाए तो 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। भाषा पूछा जाए तो मैथिली। किस भाषा में? तो मैथिली भाषा, ठीक है। इसमें जो है 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, सरहपा की रचना दोहा कोश का संपादन किसने किया? दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपा की है। इसका संपादन किसने किया? राइट आंसर क्या होगा? 21 का ए हो जाएगा, डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया था। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा का समय क्या माना है? राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा का समय क्या माना है? $769। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 769। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है, उपयुक्त कथन किसका है? किसने कहा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 23। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह, ऑप्शन सी, बच्चन सिंह ने कहा है। चलिए भाई आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? मुनिदत्त तथा अद्वैव्रज ने, ऑप्शन डी। शबरपा के गुरु कौन थे? शबरपा के गुरु कौन थे, बताइए।
शबरपा के गुरु जो है सरहपा थे। अब पूछ सकता है कि सरहपा के शिष्य कौन थे, तो शबरपा हो जाएंगे। ठीक, आगे देखेंगे। लुइपा किसके शिष्य थे? लुइपा किसके शिष्य थे? शबरपा। ठीक है, शबरपा किसके गुरु थे, ऐसे प्रश्न आएगा तो लुइपा के, या लुइपा किसके शिष्य थे, शबरपा के। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखेंगे। चर्यापद किसकी पुस्तक है? चर्यापद किसकी पुस्तक है, बताइए। शबरपा का अगर समय पूछा जाए, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी आगे प्रश्न होगा या ना हो तो मैं बता देती हूँ। 780, ठीक है, 780 ईस्वी जो है इनका समय माना गया है, और क्षत्रिय कुल में जो है इनका जन्म हुआ था। चर्यापद किसकी पुस्तक है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शबरपा का। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में किसमें रूपांतरित हो गया? सिद्धों का जो है दोहा और चर्यापद संत साहित्य में किसमें परिवर्तित हो गया, रूपांतरित हो गया? क्वेश्चन नंबर 28, साखी और शब्दी। ठीक है, साखी और शब्दी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लुइपा का जन्म कब हुआ? लुइपा का जो है जन्म पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 773 होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए राइट आंसर मान लीजिए। 773 है ना, 773 ईस्वी। अगला प्रश्न है, विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपात का समय क्या है? विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपात का समय क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। विक्रम संवत में आप लोग ध्यान रखिएगा, जो 690 है ना, वो विक्रम संवत में है, ये विक्रम संवत में है। ठीक, विक्रम संवत में है, और 633 जो है ईस्वी में है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। लुइपा का जन्म किसके शासनकाल में हुआ था? लुइपा का जन्म किसके शासनकाल में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल के शासनकाल में। योगचर्या अक्षरद्वीप कोश, योगचर्या अक्षरद्वीप कोपदेश किसकी रचना है? ये दोनों किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 32, डोम्भिपा का। ये दोनों रचना जो है डोम्भिपा का है। डोम्भिपा किसके शिष्य थे? डोम्भिपा किसके शिष्य थे? ये जो है वीरूपा के शिष्य थे। डोम्भिपा जो है वीरूपा के शिष्य थे। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि किसे माना जाता है? सबसे बड़ा कवि किसे माना जाता है? सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़ा कवि किसे माना जाता है? लुइपा को, कण्हपा को, शबरपा को, या सरहपा को? सबसे बड़े कवि ही होगा, बड़ा नहीं होगा। सबसे बड़े कवि कण्हपा को, कण्हपा को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि बहुत जो है कन्फ्यूजन में आप लोग सरहपा मत लगा देना अगर ये क्वेश्चन आया तो। राइट आंसर कण्हपा होगा। अगला प्रश्न है, कण्हपा को कवित्त और पंडित में बेजोड़ किसने कहा? किसने कहा है कि कण्हपा तो कवित्त और पंडित में बेजोड़ है? किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36, कण्हपा के गुरु कौन थे? कण्हपा के गुरु कौन थे? कण्हपा के गुरु जो है जलंधरप्पा थे। जलंधरप्पा, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है,
ठीक है, चलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 84 सिद्धों में किसका सबसे प्रथम तथा सबसे ऊंचा स्थान है? लुइपा का, सबरपा का, सरहपा का, विरूपा का। ये दो प्रश्न बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। एक तो ये, और ये जो है सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि, जो अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो कढ़ापा है। और अगर पूछा जाए कि 84 सिद्धों में किसका सबसे प्रथम और सबसे ऊंचा स्थान है तो कौन हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा लुइपा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। कढ़ापा का जन्म कहाँ हुआ था? तो कढ़ापा का जन्म जो है कर्नाटक में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। डोम्बिपा का जन्म कब हुआ था? डोम्बिपा का जो है जन्म कब हुआ था? 840। डोम्बिपा का जन्म जो है 840 में हुआ था। और कढ़ापा का अगर जन्म पूछे कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, तो कर्नाटक, और कब हुआ था तो 820 में इनका जो है जन्म हुआ था। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? चित्र, अग्नि, ज्ञान, व्रज। यहाँ पे अग्नि होगा। क्वेश्चन नंबर 40 राइट आंसर क्या होगा? ज्ञान हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आज का लास्ट प्रश्न था ये। आशा करती हूँ कि सभी प्रश्नों को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। मिलते हैं कल की क्लास में, जैन साहित्य से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक एक टॉपिक को से जो है जल्दी मैं ये रिवाइज़ करा रही हूँ। आप लोग टॉपिक को पढ़ा करिए, विस्तृत आप लोग बुक से पढ़ा करिए और पढ़ के जो है क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। जो भी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे जो है रोज़ मैं प्रैक्टिस कराती हूँ या एक दिन छोड़ के जो है क्लासेस में लाती हूँ, क्योंकि मुझे भी तैयारी करनी है, तो मेरा भी अपना पढ़ना होता है जिसमें मुझे बहुत टाइम देना है ना। तो कंटेंट को पढ़ के जो है मैं जो क्वेश्चन बनाती हूँ वही मैं आप लोगों को यूट्यूब पे जो है अभी ये मैं सॉल्व करा रही हूँ। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्लास कैसी रही, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे या पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए।